मुझे अपना विश्वविद्यालय डीयू याद आ रहा है कि काश वहां भी ऐसा एक जेएनयूएससी होता तो आपके वाइस चांसलर से कहीं ज्यादा बड़ा घूसखोर और भ्रष्टाचारी डीयू का वाइस चांसलर निकलेगा। इसको मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो आपके यहां 5,000 हुए नहीं। 5,000 गमले रखवा करके कोई कितना कमा लेगा? 5,000 अपॉइंटमेंट से बहुत कुछ हो सकता है। वो 47 तक विकसित भारत बन सकता है। शायद इसीलिए जेएनयू चुभता है, क्योंकि जेएनयू में चाहे वो शिक्षक संघ हो या छात्र संघ, वो अभी विश्वविद्यालय का मतलब क्या है इस मतलब को बचाए हुए है और उसके लिए लड़ रहा है। इसी पर आपके ऊपर हमला हो रहा है कि आप लड़ ना पाए। विश्वविद्यालय इसके लिए नहीं होते कि जो वाइस चांसलर आ गए और उन्होंने जिसकी कृपा से वाइस चांसलरी पाई वो जो फरमान निकाले वही सच है। जेएनयू ने इस देश को समझाया और अभी संदीप भाई ने वो इतिहास बताया और हम सब जानते हैं कि जब जब लोकतंत्र पर, संविधान पर या अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हुआ तो विश्वविद्यालयों ने देश को बताया कि सवाल करना जरूरी है, प्रतिरोध जरूरी है। और उसमें जब बाकी विश्वविद्यालय हार रहे थे, मैं जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकल के आया हूं, एक जमाने में उसका भी इतिहास है कि ऐसे ही तानाशाह जब दिल्ली की सरकार पर बैठे थे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने उनको काला झंडा दिखाया और कैंपस में घुसने नहीं दिया था। और वो जेएनयू के साथ भी वो हिस्सा जुड़ा हुआ है, लेकिन अब वो विश्वविद्यालय बहुत बर्बाद हो चुके हैं। और इसलिए जेएनयू को एक नजीर की तरह होना था और उसको नजीर न बन सके कि विश्वविद्यालय कैसे हो सकते हैं, इसलिए आपके ऊपर कई तरफ से हमले बढ़ा दिए गए। और मेरा मानना है, शुरुआत में ही ये बात मैं अपनी चिंता जाहिर कर रहा हूं कि अगर इस बार इस तरह के हमलों को आप रोक नहीं पाए तो फिर अगली बार तो इसी तरह से विद्यार्थी और शिक्षक को आपके पैरेलल आपके विरोध में खड़ा कर दिया जाएगा। और अभी भी विरोध में वो होंगे, लेकिन अभी वो चुप होंगे। इसलिए बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है और उस बड़ी लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं, भले ही हम अभी भी डीयू से बाहर हैं। लड़ने वाले लोगों को यही उनके साथ तमगा जो मिलता है वो तमगा लेकर के खड़े हैं। लेकिन अभी जो मैं पॉडकास्ट पर बात करूंगा, जो आपके वाइस चांसलर का अद्भुत पॉडकास्ट है, उसे देखते हुए मुझे एक पॉडकास्ट याद आया, पता नहीं आपकी नजरों से गुजरा है कि नहीं। उसमें एक मोहतरमा है, वो एक साधु भेषधारी मैं कह रहा हूं, उस व्यक्ति का इंटरव्यू पॉडकास्ट में ले रही है। तो उस इंटरव्यू में वो बोलता है कि सूरज के पीछे भी एक धरती है और मैं 3-4 बार वहां जा चुका हूं। तो उस पॉडकास्ट में महिला ने पूछा कि वहां किसकी पूजा करते हैं लोग। तो उसने कहा कि चूंकि बहुत लंबा सफर था, जाने में बीच में कई जगह एलियन मिले, वहां मैं बहुत देर तक नहीं रह पाया कि उनके कल्चर को समझ पाऊं। अगली बार जाऊंगा तो पता लगा कि आऊंगा कि वहां किसकी पूजा करते हैं। उससे बेहतर पॉडकास्ट तो ये कतई नहीं है, इस बात को मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं। उसमें तो फिर भी एक चीज मिल गई है, नासा हो सकता है इस बात को खोजेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सूरज के पीछे जो दूसरी धरती है वहां भी संस्कृति बोली जाती होगी। मेरे ही कॉलेज में एक विद्वान आया था, उसने कहा कि नासा संस्कृत पर शोध कर रहा है क्योंकि अंतरिक्ष में यही चलती है। पता नहीं जेएनयू वाले वो शोध तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। उन्होंने पॉडकास्ट जो शुरू किया तो सबसे शुरुआत में उनकी चिंता क्या थी? टैक्स पेयर के पैसे से सस्ती शिक्षा मिलती है, सुना होगा आपने। और टैक्स पेयर के पैसे की इतनी चिंता देश के किसी विश्वविद्यालय के कुलपति को नहीं है, क्योंकि सबसे सस्ती शिक्षा आपको मिलती है और उस शिक्षा को पाने के बाद आप सवाल करते हैं। उन्होंने 3-4 बार शुरू में ही टैक्स पेयर का वो दोहराया। इसका एक मैसेज तो ये है कि फीस महंगी करने की पॉलिसी वो बनवा चुके हैं, इसीलिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान अधिनियम बन चुका है। हमने उसको कहा कि वो विकसित भारत नहीं, अनपढ़ भारत शिक्षा अधिष्ठान अधिनियम बन रहा है, क्योंकि वो इतना महंगा, उसमें कोई फंडिंग की जरूरत ही नहीं है। यूजीसी ग्रांट देती थी, वहां कोई ग्रांट नहीं मिलेगी। तो शिक्षा को बेचने के लिए उन्होंने जो काम किया है, और चुनाव के बारे में उन्होंने इसमें बोला है, अगर मैं गलत कहूं तो बताइएगा, उनको इस बात की पीड़ा थी कि एबीवीपी हार गया चुनाव, और लेफ्ट के सारे लोग, उन्होंने तो कहा 17 लोग अलायंस में थे, ऐसा कुछ है क्या? और है ना, उन्होंने बहुत चिंता थी वाइस चांसलर को, हालांकि बहुत तटस्थ और निष्पक्ष हैं, लेकिन उनको इस बात की पीड़ा है कि लेफ्ट यूनिटी बनाकर जीत गया और उसमें वो पिज्जा खिलाने की भी बात कर रही है। सुना आपने? मैं इस बात को देख करके हैरान था, ये सब तो हमारे डीयू में होता है और जेएनयू में इस तरह से चुनाव हुआ, उन्हें इस बात की बहुत पीड़ा है कि लेफ्ट हार गया। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी को बधाई देना शुरू कर दी है। अभी आपने कहा ना कि कमलवत चरणों की बात, मैंने अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी में ये बात लिखी है। पहले एक समय हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर हुआ करते थे, तो एक बार वो लॉन में टहल रहे थे, तो कुछ विद्यार्थी गए, जो हम लोग की तरफ एक सामंती सोच में बताया जाता है कि संस्कार यही होता है कि आप पैर छुओ। हमारे इलाहाबाद में एक प्रोफेसर था, उसने बताया कि पैर छूने की बात क्यों कही जाती है पता है? क्योंकि पूरे दिन जब शरीर सक्रिय रहता है तो सबसे ज्यादा एनर्जी यही होती है। तो जब कोई व्यक्ति उसे हाथ से छूता है और माथे पर लगाता है तो उसकी एनर्जी उसमें चली जाती है। एआई तब तक इतना डेवलप ही नहीं हुआ था जितना यहाँ एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी, और यह विश्वविद्यालय में बता रहे थे। मुझे याद आता है, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति की याद आती है कि जब उनका पैर छुआ किसी विद्यार्थी ने दौड़ करके, तो उन्होंने उसे रोक कर पूछा कि क्यों पैर छुआ? तो कहा आप गुरु हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी देखो वहां है, सारा ज्ञान यहाँ है, यहाँ केवल धूल लगी है जिससे तुम भी गंदे हो जाओगे। हमने उस विश्वविद्यालय के इतिहास को भी सुना कि जब दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ आंदोलन करता था, तो एक वाइस चांसलर ऐसे थे कि जब वाइस चांसलर वाला काम खत्म हुआ तो आके दरी पर बैठे
तो शिक्षकों ने कहा कि हम आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और आप हमारे साथ आंदोलन में बैठ गए। तो कहा आप हमारे खिलाफ नहीं कर रहे क्योंकि मैं भी तो शिक्षक हूं, उस कुर्सी के खिलाफ कर रहे हो जिससे आपकी असहमति। तब के वाइस चांसलर को इस बात का फर्क पता था कि उस पद पर हो सकता है कोई दिक्कत हो, लेकिन वो शिक्षकों के साथ खड़ा था। आज वाइस चांसलर को इस बात की पीड़ा है कि दिल्ली ये आपके जेएनयू में उन्होंने जो अपॉइंटमेंट किए हैं, अभी ठीक कहा जेएनयू प्रेसिडेंट ने कि उन्होंने ऐसे अपॉइंटमेंट किए हैं जिनकी क्लास लेने के लिए अटेंडेंस कंपलसरी करना पड़ता है। और हमने अपनी किताब में भी एक अपॉइंटमेंट का चर्चा किया है। पॉलिटिकल साइंस के इंटरव्यू में जब इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा कि बताओ मार्क्स और लेनिन में क्या अंतर है, तो सामने जवाब है वही 19-20 का। तो वो जब पढ़ाने जाएगा तो क्या करेगा। और तब मैं निकाला नहीं गया था अपने कॉलेज से, हमारे प्रिंसिपल को जाकर के एक प्रोफेसर ने बोला, उन्होंने कहा कि क्लास क्यों नहीं लेते, तो कहे कि पैसा देकर के नौकरी पाए हैं, क्लास भी लेंगे क्या। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मेरे ऊपर भी तो मुकदमा करो ताकि जांच तो हो। हम जेल जाने को तैयार है, लेकिन जरा अपॉइंटमेंट तुमने जो किया उसकी जांच करा लो। हम यहां तुमसे कहना, कितनों ने घर खरीदे, कितनों ने फ्लैट खरीदा और कितनों ने अपने बेटे बेटियों को वहां पर अपॉइंटमेंट दिलवा दिया। ये सारे लोग जब भी ऐसा पॉडकास्ट देंगे, ऐसा एक घटिया लेक्चर देंगे जिसमें संस्कृति और मर्यादा का पाठ पढ़ाया जाएगा। अभी तो हमारे जेनुटा के साथी ने वो बात बोल दी, मैंने नोट किया था सर। एक ही वाक्य में बोला गया, मुझसे ज्यादा डेमोक्रेटिक कोई नहीं हो सकता। और वो वाक्य जहां खत्म हो रहा था वहां वो कह रही हैं कि मैं जब फैसला लेती हूं तो किसी को भी नहीं सुनती। यही है आयरनी इस देश की इस समय, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, ऐसे ही अंतर्विरोधों से देश चल रहा है। सबका साथ, सबका विकास, और उसके बाद पॉलिसी हिंदू हृदय सम्राट। एक यूजीसी बिल आने के बाद तेली बन गया, इससे ज्यादा और क्या आपको लगा। भाई जातिवाद का इससे नंगा नाच क्या होगा। और आप आज तक आहत नहीं हुए जो हर बात पे आहत हो जाते थे कि प्रधानमंत्री का विरोध देश का विरोध हो सकता है, और प्रधानमंत्री को जाति की गाली देना किसको गाली देना है। और तो और आपके यहां को नारे को बदनाम करते हैं। वाइस चांसलर को भी आपकी चिंता है कि 10 साल जेएनयू की इमेज ठीक नहीं थी बाहर, कि नारे बड़े अजीब लगते थे। नारे लगाने वाले कौन जेल में पता नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री की कब्र खोदने का नारा लगा और कोई जेल में नहीं है। मेरी भावना इस बात से आहत हुई है और मैं अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूं। एक तो प्रधानमंत्री जी जब सनातनी हिंदू हैं तो कब्र क्यों खोद रहे हो, मुझे तो इस बात से भी पीड़ा है। लेकिन खैर लौटते हैं उस पॉडकास्ट पर जो हिस्टोरिकल है, और आने वाले दिनों में अगर जेएनयू बचा रहा तो एक सेंटर तो ऐसा जरूर खोलना कि ऐसे पॉडकास्ट का भी एक बार थीसिस बनकर कोई इसका एक्सप्लेन करे कि इसका मतलब क्या है। सुनिए आगे वो क्या कहते हैं। राइट विंग में इंटेलेक्चुअल डेवलप करने के लिए उनको पीड़ा है कि लेफ्ट विंग इसलिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है क्योंकि उनके पास इंटेलेक्चुअल है। कौन कहता है राइट विंग के पास इंटेलेक्चुअल नहीं है? हम कहते हैं कि राइट विंग के पास इंटेलेक्चुअल है। नाली के गैस से चाय लेफ्ट विंग का तो कोई नहीं बना पाया, और कह रहे हो इंटेलेक्चुअल नहीं। भाई बादल आने पे बाकी दुनिया में कुछ भी हो जाए, नासा भी नहीं पकड़ पाया था कि रडार भी फेल हो जाता। अब इंटेलेक्चुअल की पीड़ा उनको, वो अपने पॉडकास्ट में आगे कहती हैं, वो चिंता अभी जेएनयू प्रेसिडेंट ने कह दिया। मैं तो देखिए हिंदी का विद्यार्थी हूं, प्रोफेसर तो पढ़ा नहीं, प्रोफेसर तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे हैं कि वो सब भी कैसे प्रोफेसर, आप डीयू में जाकर पूछ लिए। एक जेएनयू एक नारा क्या लगा दिया ब्राह्मणवाद का, जितेंद्र मीणा के कॉलेज में घुस करके ब्राह्मणवाद जिंदाबाद और जितेंद्र मीणा मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे। ये हाल है। हमने जितेंद्र से कहा कि आज के भाषण में और ऐसा कुछ धारदार बोलना, क्योंकि जो नारा है वो देश को दिखा रहा है कि ऐसे लोग कैंपस में भर गए हैं। और बहुत अच्छा एक साथी ने कहा, ब्राह्मणवाद से संघर्ष करके जिसको आजादी मिली वही उसके जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। इससे देश को बचाने के लिए जितेंद्र मीणा पीछे मत हटना, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये हम बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं। उन्होंने इस तरह की पीड़ा जब व्यक्त की कि आज भी वाइस चांसलर को हिंदी में कुलपति कहा जाता है। कुलपति में पति का शब्द का अर्थ बहुत गलत है। काश की वो भाषा विज्ञान या थोड़ा व्याकरण पढ़ी होती। कुछ शब्द हमारे यहां जेंडर न्यूट्रल माने जाते हैं। राष्ट्रपति का पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाने में राष्ट्रपत्नी नहीं चलता है, ये जेंडर न्यूट्रल शब्द है। और आपको लगा कि नहीं कुलपति नहीं चलेगा तो कुल गुरु चलेगा, तो गुरु भी तो पुल्लिंग शब्द है। ये आप सोचिए ना, इतना गहराई से वो कभी गई नहीं होंगी, क्योंकि वो आई है जहां से आरएसएस से, वो असली विक्टिमहुड है और उसमें कहां ये सिखाया जाता है कितनी गहराई से आप इन चीजों को समझें। कुलपति कहलाने पे पीड़ा होती है। और आगे सुनिए एक एक करके पॉइंट वाइज, क्योंकि भाई देखिए आप प्रधानमंत्री होते तो बिना फैक्ट और बिना आंकड़ों के बात कर सकते। आप हमने पूरा इंटरव्यू सुना, और एक बार नहीं 2 बार सुना है सर, भले ही उस बीच में मेरे ऊपर क्या गुजरी, लेकिन इंटरव्यू हमने पूरा सुना। जब देश में इतना अच्छा प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे हैं तो वाइस चांसलर तो अभी भी उनसे कुछ डिग्री नीचे ही है। भाई हम तो ये कह रहे हैं ना कि आपने उसमें क्या कहा, आरएसएस ने कल्चरल प्राइड दिया है। उन्होंने अपने इस बातचीत में कहा, किसको दिया है, किसको दिया है कल्चरल प्राइड। आप ऐसे इंटरव्यू में आगे जाके कह रहे हैं कि विक्टिमहुड, आप इस शब्द को बयां कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं। हम जिस जगह पे खड़े हैं यहां पीछे पोस्टर लगा हुआ है बादशाह का, और वहां पर जिसकी तस्वीर लगी है कि स्तन ढकने के लिए भी मनाही थी, कोई जाकर रोया नहीं, उसने विद्रोह किया था ताकि उनके भी तन पर लिबास आए, और तुम उन्हें प्रशंसा करते हो। इस बात की हम सारी मजम्मत यहां से करना चाहते हैं। इस देश के दलितों ने, इस देश के पिछड़ों ने और इस देश के आदिवासियों ने कभी भी अपने खिलाफ भेदभाव पर रोना नहीं रोया। उन्होंने संघर्ष किया है। उस संघर्ष का नाम अगर तथागत बुद्ध है तो उसी संघर्ष से कबीर पैदा हुए, रैदास पैदा हुए, पलटू दादू भीखा बुल्ले शाह पैदा हुए। और कभी देखना ज्योतिबा फूले जब भी कुर्सी पर बैठी उनकी तस्वीर है तो पैर पर पैर रख करके बैठी हुई है। उन्होंने कभी बेचारगी से अपनी बात नहीं की। जिस दौर में इस देश में जंगे आजादी के लिए यह कहा जाता था
कि जिस देश में बहुत सारे लोग नंगे बदन घूमते हैं, हम कपड़ा नहीं पहनेंगे, उस देश में वंचितों शोषितों का एक नायक सूट बूट पहन करके अपने लोगों को मैसेज दे रहा था कि हम भी अच्छा कपड़ा पहनेंगे और अच्छा जीवन जिएंगे। उसने कभी बेचारगी से अपनी लड़ाई लड़ी ही नहीं। तुम्हें इतिहास ही नहीं पता तो तुम विक्टिम का बात बता रहे हो। ऐसी और खबरों के लिए बोल मीडिया को फॉलो करें।